महाराष्ट्र में एक गांव था जहां कमला अपनी बेटी करिश्मा के साथ रहती थी। कमला काजू की खेती किया करती थी। उसके खेतों का काजू पैक होकर देश विदेशों में जाया करता था। कमला का गांव में सबसे बड़ा घर था। धन संपत्ति होने के बावजूद कमला को अपने ऊपर कोई घमंड नहीं था। वह हर साल जाड़ों में गरीबों को कपड़े दान करती थी और समय समय पर गांव में भंडारा भी करवाती रहती थी। माँ, हम इतने अमीर कैसे हुए? क्या आपको कोई सोने का खजाना मिल गया था? नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी बहुत मेहनती किसान थे। उन्होंने बहुत मेहनत से काजू की खेती करके धीरे धीरे धन संपत्ति अर्जित की थी। इसीलिए हमें अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। माँ, हम हर साल इतना सारा खाना क्यों बांटते हैं? बेटा, धन इकट्ठा करने से ज्यादा संतुष्टि उसे दान करने में मिलती है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब यह बात खुद ही समझ जाओगी। कमला से जलने वालों की गांव में कमी नहीं थी। गांव में बनवारी नाम का एक किसान रहता था जो अपने खेत में गन्ना उगाता था। इस बार गन्ने की फसल फिर हल्की रही है। उधर काजू की खेती देखो कितनी बढ़िया हुई है। दोनों माँ बेटी पता नहीं इतने पैसों का क्या करती हैं। तुम उनसे ईर्ष्या क्यों करते हो? अभी परसों ही पूरे गांव में भंडारा करवाया था उन्होंने। कमला अच्छी इंसान है। ये दान दया सब दिखावा है। माँ बेटी ने बहुत धन छुपा कर रखा हुआ है। उधर कमला अपनी कार से घर लौट रही थी। सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। कार का पहिया गड्ढे में चला गया और गंदे पानी के कुछ छींटे बनवारी पर गिर गए। कमला ने तुरंत कार रोकी और बनवारी से माफी मांगी। माफ करना बनवारी भैया, मेरा गड्ढे पर ध्यान ही नहीं गया था। कोई बात नहीं। कमला जब चली गई तो बनवारी अपने दोस्त से बोला, जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक अपने कपड़ों से ये दाग नहीं मिटाऊंगा। ये क्या बक रहे हो? उसने तुमसे माफी मांग ली है, इस तरह नाराज? तुम चुप रहो और अपने घर जाओ। बनवारी नदी पार वीराने में रहने वाले एक तांत्रिक को जानता था। वह तांत्रिक काला जादू करता था। बनवारी तांत्रिक से बोला, मेरे गांव में कमला नाम की एक औरत रहती है। मुझे उसकी काजू की खेती बर्बाद करनी है। मेरा काला पानी ले जाओ। जिस खेत में छिड़क दोगे उसकी मिट्टी क्षारीय हो जाएगी और क्षार वाली मिट्टी में काजू नहीं उग पाता। बनवारी तांत्रिक का जल लेकर कमला के खेत में गया और उसने पूरे खेत में जल छिड़क दिया। अगले ही दिन तांत्रिक के जल का असर कम हुआ और काजू के पेड़ सूख कर काले हो गए। करिश्मा खेत पर गई तो उसने पेड़ों को देखा। उसने सारी बात जाकर अपनी माँ को बताई। पेड़ कैसे सूख सकते हैं? जरूर किसी ने मिट्टी में कुछ मिलाया होगा। कमला ने खेत पर जाकर मिट्टी की जांच की। मिट्टी में क्षार बढ़ा हुआ है। लगता है किसी ने कोई जादू किया है। हमारे इलाके में ऐसी मिट्टी कहीं नहीं पाई जाती। अब क्या होगा माँ? चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले खेती पर एक किताब लिखी थी। कमला ने किताब में पढ़ा कि क्षारीय मिट्टी में चंदन की लकड़ी उगाई जा सकती है। अगले ही दिन उसने अपने खेत में चंदन के पेड़ के बीज डाल दिए। कुछ महीनों बाद चंदन के पेड़ बड़े बड़े हो गए। उन्हें बेचकर कमला को काजू से भी दुगनी कमाई हुई। उसने गांव में भव्य भंडारा किया और गरीबों को जरूरत का सारा सामान बांटा। गांव के लोगों के बीच कमला की खूब वाहवाही हुई। गांव वालों के मुंह से कमला की तारीफ सुनकर बनवारी की आंखों में खून उतर आया। वह तुरंत गुस्से में तांत्रिक के पास पहुंचा और उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जल से कमला बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो तो और भी अमीर हो गई। मेरा गला छोड़ दो। मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने काजू की खेती बर्बाद करानी चाहिए थी तो मैंने कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था
कि वो खेत में चंदन के पेड़ लगा देगी और अमीर हो जाएगी। मेरे पैसे वापस करो। तांत्रिक बनवारी के पैसे वापस करने से इनकार कर देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। तांत्रिक अपनी भस्म बनवारी के ऊपर डाल देता है और बनवारी जलकर राख हो जाता है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में सुमेरपुर नाम का एक गांव था, जहां पिंकी और नैना अपनी माँ के साथ रहती थीं। उनके पिता का कुछ दिनों पहले ही स्वर्गवास हुआ था। पिंकी और नैना के पिता बादाम की खेती किया करते थे। बेटियों, तुम्हारे पिताजी तो अब हमारे बीच नहीं है। तुम दोनों में से ही किसी को बादाम बेचने बाजार जाना होगा। माँ, मैं बाजार जाकर बादाम बेचूंगी। नैना के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, इसे तो हिसाब जोड़ना भी नहीं आता। ओहो, बड़ी आई हिसाब जोड़ने वाली। माँ, बादाम बेचने मैं जाऊंगी। पिंकी का ध्यान सिर्फ लड़कों पर रहता है। इसे तो रास्ते में कोई लड़का मिल गया तो ये बादाम उदाम सब भूल जाएगी। तू तो बहुत दूध की धुली हुई है। टिंकू के बारे में बताऊं माँ को? बता, क्या बताएगी? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। पहली बार तो मैं तुम दोनों को बादाम बेचने भेजूंगी। जो भी ज्यादा मुनाफा कमा कर लौटेगा, अगली बार से फिर वही बादाम बेचने जाएगा। पिंकी और नैना की माँ दोनों को 5-5 सोने के बादाम देती है। माँ, इन सोने के बादामों का हम क्या करेंगे? तुम बस इन्हें अपने साथ रखो। जरूरत पड़ने पर जो भी तुम में से बुद्धिमान होगा वो इनका इस्तेमाल कर लेगा। अब तुम दोनों बादाम बेचने जाओ। पिंकी और नैना बादाम से भरी टोकरी अपने सिर पर रखती हैं और अलग अलग रास्तों से बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। पिंकी जिस रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते पर ठगों की एक टोली रहती थी। टोली में एक औरत और 2 आदमी हैं। देखो, एक भोली भाली लड़की आ रही है। फटाफट अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ। बहुत दिनों बाद कोई शिकार इस रास्ते से गुजर रहा है। पिंकी रास्ते पर जा रही है। एक आदमी उसे रोकता है। अरे सुनो बेटी, क्या बेचने जा रही हो? बादाम बेचने जा रही हूँ। मुझे बादाम खरीदने हैं, जरा दिखाना तो। पिंकी उस आदमी को टोकरी खोलकर बादाम दिखाती है। अरे ये बादाम नहीं, ये तो पत्थर है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बादाम है। पिंकी जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो दूसरा ठग उसे रोककर पूछता है, सुनो लड़की, क्या बेच रही हो? बादाम बेच रही हूँ। दिखाना तो जरा, मैं बादाम खरीदने ही बाजार जा रहा था। पिंकी टोकरी खोलकर बादाम दिखाती है। लड़की, मुझे पागल समझा है क्या? ये तो पत्थर है, ये तुम कहाँ से ला रही हो? मेरी माँ ने मुझे दिए थे। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुद्धू बना दिया। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। पिंकी जब थोड़ा और आगे जाती है तो उसे तीसरी ठग मिलती है। वह भी पिंकी के बादामों को पत्थर बताती है। तुमने बताया तुम्हारी एक और बहन भी है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने चालाकी से तुम्हारी टोकरी में पत्थर रख दिए हैं। आखिरकार पिंकी ठगों के जाल में फंस ही जाती है। पिंकी सोने के बादाम निकालकर ठग को दिखाती है। तो क्या ये भी पत्थर है? मेरी माँ ने कहा था ये 5 बादाम सोने के हैं। लड़की, ये भी पत्थर ही है। तुम्हारी माँ और बहन ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। पिंकी गुस्से से सोने के बादामों सहित सारे बादाम फेंककर घर की ओर लौट पड़ती है। उधर नैना जिस रास्ते से बाजार जा रही थी, उस रास्ते में एक आदमी और औरत रहते थे, जो इमोशनल ड्रामा करके लोगों से पैसे ऐंठते थे। वो देख, एक लड़की आ रही है, चल जल्दी से शुरू हो जा। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हमारा सारा धंधा चौपट हो गया। मेरे पति बहुत बीमार हैं, कोई तो हमारी कुछ मदद कर दो। सुनो बेटिया, थोड़े पैसे हो तो हमें दे दो। मुझे अपने पति का इलाज कराना है। नैना समझ गई कि वो औरत और आदमी नौटंकी कर रहे हैं। देखो, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं जादुई बादाम बेचने जा रही हूँ।
उन्हें बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जादुई बादाम? हाँ, जादुई बादाम, जिन्हें अगर कोई अपने घर पर 2 महीने रख ले तो वे सोने के बन जाते हैं। देखो, मेरे पास कुछ सोने के बादाम हैं। नैना अपनी माँ द्वारा दिए गए 5 सोने के बादाम दिखाती है। मैं सारे सोने के बादाम नहीं ला सकती थी, क्योंकि तुम तो जानती हो कि रास्ते में बहुत से चोर लुटेरे भी रहते हैं। अगर तुम मेरी बादाम बिकवाने में मदद करो तो मैं तुम्हें आधे किलो बादाम दे दूंगी। औरत और आदमी सोचते हैं कि आधा किलो बादाम जब सोने के बन जाएंगे तब तो वे बहुत अमीर हो जाएंगे। इसलिए वे नैना की बादाम बेचने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये टोकरी अपने सिर पर रखो और बाजार ले चलो। औरत और आदमी नैना की टोकरी ढोकर बाजार ले जाते हैं। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तुम लोग आवाज लगाओ जैसे मैं लगा रही हूँ। जादुई बादाम ले लो, जादुई बादाम जो सोने के बन जाएंगे। औरत और आदमी जादुई बादाम के लालच में पूरी मेहनत से नैना के सारे बादाम बिकवा देते हैं। नैना की खूब ढेर सारी कमाई होती है। ये लो, आधे किलो बादाम मैंने तुम लोगों के लिए बचा कर रखे थे। इन्हें घर ले जाओ और 2 महीने तक इंतजार करना। इस तरह नैना अपनी चतुराई से ठगों को ही उल्लू बना देती है और ढेर सारे पैसे लेकर अपने घर लौटती है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पिंकी और नैना में से कौन ज्यादा बुद्धिमान था।